हेलो एवरीवन। नवंबर 2022 एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुकी है ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए। अब बारी है मई 23 स्टूडेंट्स के लिए। गाइज लेट मी टेल यू ऑल, नवंबर 2022 के पेपर में कारों में से कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर कारों में से 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे। एंड एज पर सोर्सेज कंपनी ऑडिट का एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो आया था ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स ने कहा था। सो गाइज हियर वी नो दैट कंपनी ऑडिट और कारों कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Even in marathon, the first chapter which I took for you all, the last day revision marathon के लिए, was company audit and car. एज पर स्टूडेंट्स जो नवंबर 22 पेपर देकर के आए, मैराथन्स में से काफ़ी सारी चीज़ एज इट इज़ पूछी गई थी। सुपर 50 जो हम लोगों ने लिया था उसमें से भी एज इट इज़ क्वेश्चन डायरेक्टली नवंबर 22 के पेपर में आ चुके थे, राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड दीज काइंड्स ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम यू ऑल। नाउ बारी आती है मई 23 अटेम्प्ट के लिए। तो अगर आपकी तैयारी मई 23 के लिए तैयार हो रहे हो तो आपके लिए ये लेक्चर देखना खूब खूब ज़रूरी है। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारो के रेगुलेशन। सो बेसिकली एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। एंड ऑल्सो गाइज नॉट फॉरगेटिंग, आपके लिए हम लोगों ने रेगुलर बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन। गाइज ऑडिट के लिए रेगुलर बैच में वी आर गोइंग टू कवर ICAI स्टडी मटेरियल, MCQ बुकलेट, क्वेश्चन बैंक बुक, मेनी मोर मेमोरी टेक्निक, 3D एनिमेशन के साथ हमारे लेक्चर्स आपके लिए लॉन्च हो चुके हैं। ऑडिट चार्ट कोड यूज करके आप सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑडिट का फुल कवरेज, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का फुल कवरेज मिलने वाला है, राइट। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं कारो 2020 का एप्लीकेबिलिटी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड। वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर ऑफ CA फाइनल पेपर नंबर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। सो गाइस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, इन द प्रीवियस वेरी क्लास हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ लिया था। हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है ऑडिट के रिगार्ड्स में, स्टैट्यूटरी ऑडिट के रिगार्ड्स में प्रोविजन। देन वी स्टार्टेड विद डिविडेंड, याद आ रहा है, 123 से लेकर के 127 तक। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया अकाउंट्स, 128 से लेकर के 137 तक। एंड इन द लास्ट वेरी क्लास हम लोगों ने LLP ऑडिट पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए थे। आज का हमारा मेजर टारगेट क्या है? द स्क्रीन इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आज हमें पढ़ना है कारो रिपोर्टिंग, CARO। ये है क्या, क्यों आया है, आखिर चाहता क्या है, ये सब कुछ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट कंसेप्ट एवर। ये कंसेप्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं फर्स्टली। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिकली भी ये वाला कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। आपने आर्टिकलशिप में कई सारी कंपनीज का ऑडिट देखा होगा। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड मेकिंग द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोविजन। थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि कुछ 143 वाला सेक्शन रिवाइज करके आना, क्या आपने किया है? आई अज्यूम यस। चलिए लेट्स रिकॉल। हेडिंग दे दीजिए कारो 2020। ये कारो 2020 जो है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोविजन जो रिपोर्टिंग के हिसाब से बात करता है। बट क्वेश्चन ये है, आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी ही क्यों और किसने? तो समझो, एक गाथा समझ लेते हैं। देखिए गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने सेक्शन नंबर 143(11) के तहत पावर देकर के रखा था। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला है कि हम कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कुछ एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग करने के लिए कह सकते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पावर आया है तो कौन एक्सरसाइज नहीं करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एक्सरसाइजिंग दैट पावर पास्ड एन ऑर्डर, और ये ऑर्डर का नाम है कारो 2020। मतलब अब हमको इतना समझ गया है दैट दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग on the additional matters is given by whom? By साक्षात स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कहा कि रिस्पेक्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ कंपनीज, आपको एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग करना है। इस रिपोर्टिंग में 2 चीज़ें हमें पढ़नी है। क्या? किताब में चलो, 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला, ये रिपोर्टिंग कौन से कंपनी के ऑडिटर को एप्लीकेबल है, एंड दूसरा, रिपोर्टिंग क्या करना है, मतलब
रिपोर्टिंग मैटर्स क्या है। सो पहले हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी। कारो रिपोर्टिंग किन कंपनीज के ऑडिटर को एप्लीकेबल है? सी फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑडिटिंग के लिमिटेड, यू आर ऑडिटिंग ए लिमिटेड, यू आर ऑडिटिंग बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। आप जो भी कंपनीज का ऑडिट कर रहे हो, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज का ऑडिटर। सो यहाँ पे मैम ऑल एप्लीकेबल है, तो फिर एप्लीकेबिलिटी किस काम की? उन्होंने कहा है कुछ एक्सेप्शन। सो कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज ऑडिटर, ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कोई फिरंगी कंपनी है ना, उसको भी कारो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, बट एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट फॉर कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। ऑल मतलब ऑल, सारी कंपनीज, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, excluding बिप्सो, बिपाशा बासु, बिप्सो। B stands for excluding बैंकिंग कंपनी, I stands for इंश्योरेंस। इसका रीजन बताऊंगी मैं आपको कि क्यों इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, क्यों इन कंपनीज के ऑडिटर को कारो रिपोर्टिंग नहीं करना है। P stands for प्राइवेट कंपनी not being holding or a subsidiary of public company। S stands for, अब तो नाम से ही पता चल गया होगा बच्चों, वेरी वेल डन, दैट इज अ स्मॉल कंपनी। छोटू कंपनी को रिपोर्टिंग नहीं करने का, एज वेल एज सेक्शन 8 कंपनीज। एंड O stands for OPC, गोज विदाउट से। एक्सक्लूजन में OPC, स्मॉल कंपनीज, ये सब साथ साथ में भाई भाई के हिसाब से आते हैं। अब समझो इनको एक्सक्लूड क्यों किया है। बैंकिंग कंपनी से फॉर एग्जाम्पल आप कोई बैंक को ऑडिट करने जा रहे, तो बैंक में जिस हिसाब से रिपोर्टिंग होता है और नॉर्मल कोई एक दूसरा कंपनी है उसका जो रिपोर्टिंग होता है सेम होता है क्या? बैंक का ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा, बैंक में फाइनेंसेस इतना ज़्यादा, बैंक का वॉल्यूम, बैंक के ऊपर गवर्नेंस RBI का, बैंक के ऊपर गवर्नेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, तो ये सब कुछ अलग है बच्चों। तो उसका रिपोर्टिंग कंपलसरी में एडिशनल रिपोर्टिंग कारों के हिसाब से नहीं करवाती। रैदर देयर इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर बैंक, दैट इज LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे LFAR जाता है, ना कि कारो। LFAR जाता है, ना कि कार। सेम चीज अप्लाइज टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भी एक ऐसा प्रकार का कंपनी है जहाँ पे आपका नेचर ऑफ बिजनेस अलग है। बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, इसकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी IRDA जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी। सो यहाँ पे आपको कारो रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल। अगेन नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी। अब ये प्राइवेट कंपनी पे लगाओ तारा, और तारे को लेकर के आएंगे हम जमीन पर, तारे जमीन पर। अब सुनो, कौन से प्राइवेट कंपनी को कारो रिपोर्टिंग हम लोग नॉट एप्लीकेबल करेंगे? सी स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग हमेशा बड़ी कंपनी, ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, ज़्यादा मेंबर्स जहाँ हो वहाँ एडिशनल रिपोर्टिंग होना एकदम जाहिर सी बात है, जायज़ है। बट जो कंपनी एकदम ही छोटू सी कंपनी है, जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, वैसी कंपनी को एडिशनल वर्क बर्डन क्यों दे हम? जो कंपनी छोटू कंपनी है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कम है, जिसका टर्नओवर कम है, जिसका बोरोइंग कम है, जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, वैसी कंपनी को एडिशनल वर्क बर्डन देना जायज़ है? नहीं ना। सो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट द होल्डिंग और subsidiary of public company and इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है बच्चों। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कहते हैं? मतलब ये छोटू प्राइवेट कंपनी है। क्या है ये छोटू प्राइवेट कंपनी है जहाँ पे इसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन, इसका बोरोइंग्स भी लेस देन,
और इसका टर्नओवर भी लेस है। मैम कितना? ₹110 ऐसा है। 1 CR, 1 CR, 10 CR। पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोविंग्स, टर्नओवर, ठीक है। 1 CR, 1 CR, 10 CR। बट एक मिनट, ये तीनों कंडीशन कंटिन्यूटी में ये होनी चाहिए फुलफिल, या और है? नहीं बच्चों, इसमें है बीच में एंड। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, बोरोविंग्स जो भी है आपने बोरो किया है, और टर्नओवर, एक्चुअली टर्नओवर का मतलब है रेवेन्यू। सो ये सारा सब कुछ अगर आपका 110 से नीचे है तब हम आपको मानेंगे कि आप तो छोटू प्राइवेट कंपनी हो। और एक बार आप छोटू प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में आ गए, आपको कारो एप्लीकेबल नहीं है। मैम व्हाट इफ हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप बड़ा कंपनी। अगर आप बड़ा कंपनी तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। रिपीट, अगर आप एक छोटू प्राइवेट कंपनी है, छोटू प्राइवेट कंपनी कैसा पता चलेगा? पेड अप शेयर कैपिटल कम है, बोरोइंग्स भी कम है, टर्नओवर एकदम ही कम है। अगर आपका तीनों ये लिमिट्स कम है तो आप छोटू प्राइवेट कंपनी माने जाओगे। वंस यू आर अ छोटू प्राइवेट कंपनी, आपको कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट कोई भी एक लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग या टर्नओवर बढ़ गया, क्या हो गया? बढ़ गया। अगर ये अमाउंट इंक्रीज हो गया, नॉट लेस देन, बट ये हो गया 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो आप बड़ा प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में आ जाओगे। नाउ दैट बड़ा कंपनी, दैट बड़ा प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर को कारो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सो तारा क्या कहता है? क्या सारे प्राइवेट कंपनी को कारो नॉट एप्लीकेबल है? नहीं, ओनली दोज विच इज नॉट द होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक एंड विच इज अ छोटू प्राइवेट कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस देन इक्वल्स टू 1 CR, बोरोइंग्स लेस देन इक्वल्स टू 1 CR, टर्नओवर दैट इज रेवेन्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 CR। अंडरस्टूड? पक्का श्योर? चल, सो तारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है हम लोगों ने। नीचे S स्टैंड्स फॉर स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड O स्टैंड्स फॉर OPC। सो इन कंपनीज को कारो नॉट एप्लीकेबल है, बाकी सारी कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को कारो एप्लीकेबल होगा। डन? कुछ क्वेश्चंस कर ले? चलिए, तो मेरा पहला सवाल है ये, कोई एक बैंक है जो थ्रू आउट द ईयर बैंक थी और 31 मार्च 2024, 25, 26 कोई भी उस साल पे ये टर्न हो गई है टू NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर बैंक थी, थ्रू आउट द ईयर बैंक, एंड उसके बाद ईयर एंड पे हो चुकी है ये NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या ऐसी NBFC को जो थ्रू आउट द ईयर बैंक थी, कारो एप्लीकेबल होगा? हाँ या नहीं? सोचो सोचो, टिक 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 टिक। यस, पूछो क्यों? अब पूछा है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि बच्चों हमको स्टेटस देखना है एज एट द ईयर एंड। ये ईयर एंड पे क्या थी, बैंक थी या NBFC? NBFC। सो बिकॉज ये NBFC था, ना कि बैंक, कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाइस वर्सा केस हो, ये थ्रू आउट द ईयर थी NBFC, अब हो चुकी है 31 मार्च 2020 को बैंक। अब मुझे बताओ, कारो एप्लीकेबल होगा, हाँ कि नहीं? बताइए राजू भाई, आप बताओ, कारो एप्लीकेबल होगा? राजू भाई बोल रहे नहीं होगा। क्या बात है, राजू भाई प्रो हो गए। कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? हम लोग ईयर एंड का स्टेटस देखते हैं। ईयर एंड के स्टेटस में ये क्या है? बैंक, और बैंक को तो हम लोगों ने एक्सक्लूड करके रखा था। समझ में आता है? कहाँ गया बिप्सो? बिप्सो का भी समझ में आया? पक्का श्योर? सो ईयर एंड का स्टेटस देखना है। वेरी वेल डन, ये दोनों चीज़ क्लियर। उसके बाद आता है तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से, जहाँ पे मैं एक होल्डिंग कंपनी हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ये है K लिमिटेड,
के लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। के लिमिटेड ने काफ़ी सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। यह है सब्सिडरी 1, यह है सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, यह है एसोसिएट 1, ऐसी 4-5 कंपनी में होल्डिंग करके रखा है। बच्चों आपको तो पता ही है, व्हेन देयर इज अ पेरेंट कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट करके बनाने पड़ते हैं विद अ सब्सिडरी कंपनी। सो जब भी के लिमिटेड बीइंग अ होल्डिंग कंपनी अपना फाइनेंशियल्स बनाती है, वो 2 प्रकार से बनाती है। पहला, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसएफएस। दूसरा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मर्ज्ड, मिला के, होल्डिंग कंपनी का एंड पेरेंट कंपनी के साथ साथ जो सब्सिडरी कंपनी है उसका मिला करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब से फॉर एग्जांपल ये है हमारे ऑडिटर राजू भाई, या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट राजू भाई, ठीक है। अब ये राजू भाई गए हैं के लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए, भेज दो, ठीक है। के लिमिटेड ने 2 फाइनेंशियल्स बनाए, कौन से? सीएफएस, एसएफएस, बराबर। अब मुझे बताओ, कारों में जो 21 पॉइंट्स पे रिपोर्टिंग करना है, कितने पॉइंट्स पे? मैंने आपको बोला ना रिपोर्टिंग करना है, 21 पॉइंट्स है। उसमें फिक्स्ड असेट्स है, इन्वेंट्री है, लोन है, ये है ना, वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों। क्वेश्चन ये उठता है कि राजू भाई ये सारे 21 क्लॉजेस का रिपोर्टिंग कौन से फाइनेंशियल्स के लिए करेंगे? मर्ज्ड वाले के लिए करेंगे या सिंगल वाले पे करेंगे? सोचो, अब बताओ। मर्ज्ड, रीजन देना पड़ेगा, खाली आंसर नहीं। आंसर से अंतरात्मा से फीलिंग आ रही होगी कि मैम सीएफएस के लिए बनाएंगे, राइट? क्योंकि मैम हम लोग फाइनेंशियल्स मर्ज कर रहे हैं तो सबका स्टेटस पता होना चाहिए, है ना? आंसर इज नहीं। हम लोग राजू भाई से ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे। राजू भाई को बोलेंगे आप एसएफएस के लिए कारो रिपोर्टिंग दो। क्यों? क्योंकि सीएफएस के लिए जब भी हम लोग रिपोर्टिंग देते हैं तो क्या राजू भाई यहाँ के साथ साथ पूरी क्या इंडिया भ्रमण करने वाले? यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, सारे जहाँ में जाएंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। सो पेरेंट कंपनी के ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ एसएफएस पे रिपोर्टिंग करना होता है फॉर कारो के 21 एडिशनल पॉइंट्स, ना कि सीएफएस पे। समझ में आया? सो कारो इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन लिखो। हेंस मोरल ऑफ द स्टोरी इज कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नॉट applicable for consolidated financial statements. क्लियर? पक्का श्योर? ठीक है। जैसे ही CFS का खेल है वैसे एक और क्वेश्चन है बच्चों मेरे सामने। ये है हमारा के लिमिटेड। के लिमिटेड का एक ब्रांच है अहमदाबाद में, राजस्थान उदयपुर में, वेस्ट बंगाल में, बेंगलोर में और एक है मुंबई में। मैम ये सब क्या है? के लिमिटेड के ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये है ब्रांच नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर से यहाँ पे आएंगे कौन? राजू भाई। ये है हमारे राजू भाई। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बन चुके हैं। ये राजू भाई गए हैं के लिमिटेड को ऑडिट करने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है, अब राजू भाई जब ये कारो रिपोर्टिंग करेंगे तभी उन्होंने वो पता है सब्सिडरी के ऊपर तो रिपोर्टिंग नहीं की, आपने ना बोला सीएफएस पे नहीं करना है। क्वेश्चन ये है, अब जब भी के लिमिटेड अपना फाइनेंशियल्स बनाएंगे ऑब्वियसली उनके ब्रांचेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके बनाएंगे।
जो अहमदाबाद में है, राजस्थान में है, जहाँ जहाँ पे भी है, वेस्ट बंगाल में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है. तो कारो इज एप्लीकेबल फॉर ब्रांच ऑडिट और नॉट. सोचो क्या करेंगे. Whether Caro is applicable for the financials of branches or not. सोचो सोचो. CFS के लिए तो ना बोला था. क्या होगा? लग रहा है नॉट एप्लीकेबल होना चाहिए. आंसर इज, राजू भाई आपको क्या लगता है, एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल. पूछो क्यों. अब पूछा है तो ध्यान से सुनो. क्योंकि ब्रांच बच्चों कंपनी का हिस्सा है. ब्रांच कंपनी से परे नहीं है. इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या ब्रांच को हम लोगों ने अलग से इनकॉर्पोरेट करवाया है? उसका कोई अलग वर्चस्व है? उसका कोई अलग वजूद है? क्या ब्रांच आरओसी में अलग रिकॉर्ड पे है? नहीं बच्चों. ब्रांच कंपनी का है. आज मेरा हेड ऑफिस है, मेरी ब्रांचेस है. आई एम रजिस्टर्ड अंडर आरओसी. ब्रांचेस आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर आरओसी. जबकि सब्सिडरी का ऐसा नहीं था. ये तो सेपरेट कंपनीज था. ये सारा का सारा कंपनी इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड था. तो अलग कंपनी के ऊपर कारो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे. बट ब्रांच is a part and parcel of the main company, hence Caro is applicable at whole. मतलब एक पूरा ही full level. Make sense? Sure. So यहाँ पे लिखो conclusion. Caro is, ऊपर क्या लिखा था? Not applicable. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Applicable. Caro is applicable for branches also of the company. याद रहेगा? पक्का श्योर? तो कितने एग्जाम्पल्स कर लिए हम लोगों ने? वी स्टार्टेड 1 2, दिस इज 3, सॉरी दिस इज 4. अब आते हैं आगे, 5th पॉइंट नंबर 5. गाइस जब भी हम लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग की, तो क्वेश्चन ये होता है, हम लोगों ने ये तो बोला कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि बिप्सो के आई में आता है वो इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस में तो 2 प्रकार होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, है ना? नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस LIC और जनरल इंश्योरेंस GIC. कारो किसके लिए नॉट एप्लीकेबल है? फॉर LIC, GIC या बोथ? कारो LIC के लिए भी नॉट एप्लीकेबल है. कारो GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी नॉट एप्लीकेबल है. अग्रीड, अंडरस्टैंडिंग, पक्का? चलिए नेक्स्ट. बच्चों जब भी टर्नओवर कंसिडर करते हैं, मैंने आपको एक लिमिट बताई प्राइवेट कंपनी की 1/10, बराबर? तो जब भी 10 करोड़ का लिमिट चेक करेंगे, 10 करोड़ की लिमिट में हम लोग GST को इंक्लूड करते हैं या नेट ऑफ GST टर्नओवर कंसिडर करते हैं? मतलब आज हमारा टर्नओवर है 12 करोड़ इंक्लूडिंग GST, बट इसमें से GST है 3 करोड़. क्वेश्चन ये उठता है, हम लोग नेट 9 करोड़ रुपया टर्नओवर मानेंगे या 12 करोड़ सोच करके कारो एप्लीकेबल करवाएंगे? सो टर्नओवर शुड बी कंसिडर्ड नेट ऑफ GST और इंक्लूडिंग GST. वेरी गुड बच्चों. टर्नओवर इज नॉट इनकम टैक्स. सो यहाँ पे टर्नओवर में हम लोग GST को कंसिडर नहीं करेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी हम लोग 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करते हैं, उसमें से पहले GST को उठा करके बाहर फेंकते हैं. GST को निकालने के बाद जितना टर्नओवर का लिमिट है उसको चेक करते हैं कि वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, कम है या एग्जैक्ट 10 करोड़. समझ में आया? पक्का? सो टर्नओवर शुड बी कंसिडर्ड नेट ऑफ GST. ठीक है, चलो इतना इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने पढ़ लिया है. किताब में चलते हैं, इतना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. सो कारो 2020. कारो में 2 चीज़ें आती हैं, मैंने आपको बताया था.
एक तो आता है एप्लीकेबिलिटी के कारो किस पे लागू है, और रिपोर्टिंग आता है अंडर पैरा नंबर 3। इसमें 21 क्लॉजेस है बच्चों जो हमें पढ़ने हैं। कितने? 21 क्लॉजेस, बहुत ही ब्रिलियंट। सो एप्लीकेबिलिटी, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को भी कारो एप्लीकेबल है, एक्सक्लूडिंग बिप्सो। बिप्सो क्या है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, छोटू प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे ब्रैकेट में डालो छोटू। अभी छोटू प्राइवेट कंपनी का हिसाब पता चलेगा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स 1 करोड़ से कम है, एज वेल एज जिनका बोरोविंग्स 1 करोड़ से कम है, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 10 CR। ठीक है, सो इट इज 1 1 10। लिमिट्स पे ध्यान देना, ये लिमिट्स है लेस देन इक्वल्स टू, इट इज नॉट ओनली लेस देन, इट इज लेस देन इक्वल्स। एग्जैक्ट 1 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, एग्जैक्ट 1 करोड़ का बोरोविंग, एग्जैक्ट 10 करोड़ का है, फिर भी कारो नॉट एप्लीकेबल रहेगा। सेक्शन 8 कंपनीज, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज। अभी इतना ध्यान दो, स्मॉल कंपनी बाय इट्स डेफिनेशन इज अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है कम है, ये मुझे कंसिडर ही नहीं करना है। स्मॉल कंपनी बाय इट्स वर्च्यू इज अ स्मॉल कंपनी, आपको कारो नॉट एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आप स्मॉल कंपनी हो, बाय नेम बाय इनकॉर्पोरेशन आपका वर्चस्व क्या है? स्मॉल कंपनी का। बिकॉज आप स्मॉल कंपनी हो, आपके थ्रेशोल्ड पे हम नजर नहीं करेंगे। गॉट इट? या सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। दिस स्टेटस जो भी है आर रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये वाला पॉइंट्स मैंने आपको बताया। वेदर कारो इज एप्लीकेबल टू नेशनलाइज्ड बैंक, नो। शेड्यूल बैंक, नो। रीजनल रूरल बैंक, नो। फॉरेन बैंक, बैंक है बॉस, नॉट एप्लीकेबल। बैंक ड्यूरिंग द ईयर बट देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एनबीएफसी, तो बॉस ईयर एंड पे एनबीएफसी का स्टेटस है, कारो एप्लीकेबल। एनबीएफसी ड्यूरिंग द ईयर बट इट गॉट कन्वर्टेड टू अ बैंक, ईयर एंड का स्टेटस क्या है? बैंक, नॉट एप्लीकेबल। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, डन। कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों जैसे हम लोग रिपोर्टिंग पे जाएंगे ना, रिपोर्टिंग का एक क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 21। ये स्पेसिफिकली CFS के ऊपर है। मैम क्या है वो मैं तब बताऊंगी आपको कि क्या रिपोर्ट करना है। तो पूरा कारो जिसमें 21 क्लॉजेस है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। खाली एक लास्ट वाला क्लॉज है जहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग करना जरूरी है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू CFS एक्सेप्ट फॉर पैरा नंबर 3, क्लॉज नंबर 21। कारो इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्रांचेस। नेक्स्ट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, इसके बारे में मैं बोल रही थी, विच इज अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अब समझो, सॉरी, से फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट कंपनी है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज के लिमिटेड विच इज अ प्राइवेट कंपनी। दिस के लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ संघवी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बिकॉज वो एक बड़ा कंपनी है, वहां पे ज्यादा मेंबर्स हैं, दैट कंपनी इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। मतलब लोगों ने वहां पे पैसा लगाया है और वो कंपनी ने यहाँ पे पैसा लगाया है, ये कंपनी ऑटोमेटिकली मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ में आता है? सो व्हेन अ कंपनी इज ईदर अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, irrespective of a threshold, कारो will be applicable. ठीक है? So but if private company is a holding or subsidiary of public company, irrespective of the turnover, borrowing, paid up share capital, कारो will be applicable. ना जैसे वो थ्रेशोल्ड बताया 1 1 10, उसके अंदर इंक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड क्या करना है, वो बातें बताई है मैंने यहाँ पे। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, वो जो 1 करोड़ की लिमिट है उसमें क्या चीज आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व इंक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। बट हाँ, आपको माइनस करना है पीएनएल का डेबिट बैलेंस। बच्चों ये तो लॉस है ना, पीएनएल का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज अ लॉस। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, इट एक्सक्लूड्स कॉल्स इन अरियर्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी। टर्नओवर, टर्नओवर इंक्लूड्स सेल्स, it also includes services, but it excludes GST. It also net of GST. Other incomes like interest income, dividend income,
ये जो अदर इनकम्स है वो भी आपका टर्नओवर नहीं है बच्चों, तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना है। टर्नओवर इज प्योर टर्नओवर। मैं हूँ ये स्टाइलस बेच रही हूँ, ये स्टाइलस बेचने से जो मेरी रेवेन्यू होती है दैट इज माई टर्नओवर। मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उससे मुझको डिविडेंड मिलता है, दैट इज नॉट माई रेवेन्यू, दैट इज नॉट माई टर्नओवर। मेरी इनकम है बट टर्नओवर नहीं है, ठीक है। तो टर्नओवर में प्योर सेल्स, प्योर सर्विसेज इंक्लूड होगा, जीएसटी भी नहीं इंक्लूड होगा, अदर इनकम्स भी इंक्लूड नहीं होगा। बोरोविंग, बोरोविंग में क्या चीज इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इवन सीसी, ओडी, सब कुछ इंक्लूड होगा, बट इट एक्सक्लूड्स पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स फ्रॉम एनी इंडिविजुअल्स। सो बेसिकली ये सारा चीज बोरोविंग में इंक्लूड नहीं होगा। इट एक्सक्लूड्स पब्लिक डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स एंड एनी लोन्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ये तीन चीज बोरोविंग में इंक्लूड नहीं होगी। एल्स जो भी आपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सीसी, ओडी, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर के रखा है, एवरीथिंग इज जॉटेड एज बोरोविंग्स। डन नॉट डन, एकदम परफेक्ट, चोको लगे। चलो, आई एम गिविंग यू नाउ नेक्स्ट 1 minute का टाइम, क्विकली गो थ्रू दिस कंसेप्ट्स एंड देन वी विल स्टार्ट विथ एप्लीकेबिलिटी के बाद रिपोर्टिंग, ठीक है। ये रिपोर्टिंग में 21 क्लॉजेस है। पहले हम लोग थोड़ा न्यूमोनिक आगे पीछे पढ़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे विथ व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड। एंड बच्चों वेट, मैंने आपको बोला था कि इन्फोसिस का रिपोर्ट डाउनलोड करके रखना, आपने किया है? आई होप, आई अज्यूम, आई डीम आपने किया ही होगा, क्योंकि आज प्रैक्टिकली हम लोग इन्फोसिस का भी रिपोर्ट देखने वाले हैं कि यार ये रिपोर्टिंग मैम इतना पढ़ा रहे, सच्ची में ऐसा होता भी है कि नहीं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट 1 minute you're quickly browsing through the concepts till now and then we'll move forward for reporting requirement. चलो इतना लीजिए और रीड करना शुरू कर दीजिए फटाफट से। रीडिंग हो चुका, अब रिपोर्टिंग। बच्चों be very alert, awake and attentive. This part is going to be a very crucial part. Each and every word is required to be stressed on. एक एक वर्ड हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी एकदम अलर्ट से, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी, ओके। नाउ कमिंग टू द प्लेन पेज, सो व्हेन आई टॉक अबाउट कारो 2020 एप्लीकेबिलिटी हो चुकी है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विथ रिपोर्टिंग एस्पेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में सबसे पहली बात जो हमें रिपोर्ट करनी होती है, देखिए बच्चों हमारे आज के क्लास के ऑडिटर कौन है? राजू भाई, ओके। ये जो राजू भाई है हमारे कंपनी के ऑडिटर, उन्होंने वो जो भी आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे सब फटाक से सब मैम ये लो हमारा रिपोर्ट। अरे मैं तो एकदम सीधी सादी भोली भाली मासूम सी, मैंने उनका रिपोर्ट देखा, एकदम इंग्लिश में लिखा था सब चीज़, एकदम गजब इंग्लिश। बोलता है कि एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस बाय द मैनेजमेंट वी स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ के लिमिटेड आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं तो पढ़ते से क्या इंग्लिश बोलते हैं यार, बाकी तो कुछ समझ में आया नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? आपको समझा? आप तो चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको समझेगा, मुझ जैसे इंसान का क्या, मैं तो डॉक्टर हूँ, हो सकता है। सो गाइज दैट इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे सारे के सारे शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक मी एंड यू। जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट ऑडिटर का रीड कर रहे हैं, उनको शायद डायरेक्टली समझेगा नहीं कि ईच एंड एवरी मैटर आर प्रॉपरली प्रिसाइजली रिटर्न, आर प्रॉपरली वैल्यूड, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एडिशनल रिपोर्टिंग दिया है। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि राजू भाई हमको मेन रिपोर्ट नहीं देंगे, ही हैज़ टू गिव मी द मेन रिपोर्ट। फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाकायदा लिख करके देना है, बट इसके साथ साथ एनेक्जर में, एनेक्जर समझता है व्हाट इज एनेक्जर? अटैचमेंट में, अलॉन्ग विथ, बराबर। तो मेन रिपोर्ट के साथ अटैच होकर के जाता है हमारा कारो रिपोर्ट। इस कारो रिपोर्ट में वी हैव 21, कितना जोर से बोलो, 21 क्लॉजेस अंडर पैरा नंबर 3 जो हमको दिया है। तो मैम ये 21 क्लॉजेस सीक्वेंशियली हमको याद रखना है, एब्सोल्युटली। मैम ये 21 क्लॉजेस के अंदर भी सब क्लॉज है, यस। मैम ये सब याद करने हैं, यस।
तो चल शुरू करते हैं। सबसे पहला है PPE. PPE talks about property, plant and equipments. Property, plants and equipments. सबसे पहली बात समझो, सी फॉर एग्जाम्पल हम सारे शेयर होल्डर्स ने मिल करके कोई एक XYZ एयरलाइंस में इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, ठीक है? क्या सोच करके? जब भी मैंने वो XYZ एयरलाइंस का पैसा देखा था, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा था, इट शोड कि उनके पास बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। तो मैंने देखा कि यार इनके पास फिक्स्ड असेट्स तो बहुत है। अगर मेरा पैसा डूबा भी, मतलब अगर ये कंपनी डूब भी गई, फिर भी असेट को बेच करके हम हमारा पैसा रिकवर कर लेंगे। ऐसा मैंने क्या किया था, ऐसा मैंने सोचा था। जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और आप सभी लोगों ने भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी के बैड डेज साथ में सामने आने लगे एंड कंपनी स्टार्टेड रनिंग इनटू लॉसेस। बिकॉज द कंपनी स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस, कंपनी ने ये सोचा अब हम पैसा जो भी है अभी हम लोग कंपनी बंद कर देंगे। कंपनी बंद करने का मतलब समझते हो बच्चों आप? असेट को बेच बेचा करके जो पैसा मिला है अपने लाइबिलिटीज, मतलब अपने ओनर्स को दे देंगे, असेट्स बेचा जाएगा। तो मैं तो आस लगाए बैठी थी कि हाँ यार कंपनी के जो एयरक्राफ्ट है वो बेचे जाएंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि कंपनी के असेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताए थे 200 करोड़ रुपए। कितने पे? 200 करोड़ रुपए। अब रियलिटी में ये एयरक्राफ्ट जब भी बेचने के लिए हम लोग मार्केट में लेके गए, इस असेट्स का या फिर इस एयरक्राफ्ट का 20 करोड़ भी नहीं आया। कितना? 20 करोड़। ओनर्स के नाम पे मैं एज वेल एज आप, 20 करोड़ में से कौन कितना ही लेकर के जाएगा? डोंट यू फील दिस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरीज, इक्विपमेंट्स आर ओवर वैल्यूड? जो चीज़ जैसी थी वैसी बताई नहीं थी, इन्होंने अननेसेसरी चीज़ों को ओवर वैल्यू करके रखा था। पॉइंट 5। केस 2, अगर ऐसा ही कोई और एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कंपनी का नाम था ए लिमिटेड। उस ए लिमिटेड के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी ज़मीनें। तो अगेन मुझे लगा कि ये जो ज़मीनें हैं अच्छी खासी है कंपनी के पास, अगर कंपनी लॉस भी करेगी कुछ नहीं तो एटलीस्ट ज़मीन बेच बेचा करके हम हमारा पैसा रिकवर कर लेंगे, ऐसा मैंने सोचा। When the company went into losses, company started paying to their equity owners, paying to their preference owners at a value. मैं कंपनी के पास चली गई बगावत करने के लिए। मैंने कहा कंपनी सुनो, ये जो असेट पड़ी है तुम्हारे पास, ये जो ज़मीनें पड़ी है तुम्हारे पास, ज़मीनों को बेचो ना और उस ज़मीनें से हमको पैसे दे दो। उन्होंने बोला मैम आई एम सॉरी। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सॉरी? उन्होंने कहा कि मैम ये जो ज़मीनें हैं ना ऑलरेडी गिरवी है। मैंने कहा मतलब? बोलते मैम आपने जब इक्विटी में ओन किया था, इक्विटी में पैसा लगाया था। मैंने कहा हाँ। बोलते वैसे ही कंपनी ने कुछ डिबेंचर, वो लाला जी के पास गई थी कंपनी। मैंने कहा कौन लाला जी? बोलते वो लाला जी मोटे से ऐसा मुच्छी लगा करके बैठते जो सबको पैसा देते। तो वो लाला जी ने हमारी ज़मीनों को गिरवी रख के हमको पैसा दिया था। तो अब ज़मीनों पे सबसे पहला हक किसका? लाला जी का या मेरा? लाला जी का। डोंट यू फील ये फैक्ट मुझे पहले पता होना चाहिए था कि जो ज़मीनों को देख करके मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ वो ज़मीनें तो गिरवी हैं। उस ज़मीनों को मॉर्टगेज रख के कंपनी ने पैसा उठाया है मार्केट से। पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मतलब बताओ मुझे, ओपनली बताओ। होना चाहिए ना? बस यही पॉइंट्स है जो हमें कारों में रिपोर्ट करने होंगे। फीलिंग समझता है? मीनिंग वाई आर वी डूइंग दिस रिपोर्टिंग? बिकॉज एक शेयर होल्डर को जेन्युइन पिक्चर तभी आएगा जब हम लोग एक एक एलिमेंट पे एडिशनल रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इस पे बच्चों हम लोग 5 चीजें इंटरनली रिपोर्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू फिक्स्ड एसेट। PPTRB। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू फिजिकल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर रिकॉर्ड्स। T है टाइटल,
डीड्स, आर है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और बी है बेनामी प्रॉपर्टी। As an auditor, what do we need to report with regards to physical verification? Point number 1. अगर आज मैं एक ऑडिटर हूँ ऑफ एनी कंपनी, मेरी ये जिम्मेदारी है टू नो, देखो असेट्स मेरा नहीं है, मैं ऑडिटर हूँ, असेट्स किसका है? कंपनी का। कंपनी का देखरेख करने का काम किसका? कंपनी के मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट should in them their own policies and procedures build such kind of verification steps which are regular. अब आपकी कंपनी है, आपके पास बड़े पावर प्लांट्स हैं, आपके पास ज़मीनें हैं, मशीनरीज है, फैक्ट्रीज है, बहुत कुछ है। डोंट यू फील रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपको उसको एटलीस्ट वेरीफाई कर लेना चाहिए? बस आई बीइंग द ऑडिटर, आई विल मेक श्योर कि मैं ये रिपोर्ट करूँ कि मैनेजमेंट इज रेगुलर इन मेकिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट। मैम रेगुलर का मतलब क्या? आज हम लोग देखने जाए तो रिलायंस जियो के इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, टाटास के प्लांट्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। अगर हम लोग साल में एक बार भी उसको वेरीफाई करें ना, तो पूरा साल भर से वेरिफिकेशन में जाएगा। तो वो लोग मुझे कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी डन एटलीस्ट वंस इन अ स्पैन ऑफ 3 years। तो रिपोर्टिंग किस चीज़ का करना है बच्चों? रिपोर्टिंग करना है दैट मैनेजमेंट इज रेगुलरली verifying the property, plants and equipments of the company। मैम रेगुलर का मतलब एटलीस्ट वंस इन 3 years। समझे? पक्का? नेक्स्ट है प्रॉपर रिकॉर्ड्स। सो ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स क्या होता है? हर एक कंपनी अपने फिक्स्ड असेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिकॉर्ड्स बिल्ड करके रखता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि whether the company has made the proper records covering all the quantitative details of assets। ठीक है, तो हमको ये देखिए बच्चों, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एक्चुअली वर्ड से आपको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल चीज़ कवर करते हैं, नहीं, हम लोग यहाँ पे टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल चीज़ें कवर करते हैं। टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल। व्हाट इज टैंजिबल बच्चों? टैंजिबल मतलब पीपी, फिजिकल मशीनरी, जो चीज़ें आप फिजिकली टच एंड सी कर सकते हो। इनटैंजिबल का मतलब क्या? लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका वो असेट तो है बट आप उसको टच एंड फील नहीं कर सकते, बराबर? तो मैम फिजिकल वेरिफिकेशन इंटैंजिबल का कैसा होगा? लाइसेंस को वेरीफाई करके। मैम प्रॉपर रिकॉर्ड्स दोनों का ही, रिकॉर्ड्स ऑफ टैंजिबल एज वेल एज इंटैंजिबल्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटल डीड्स। मुझे ये बताओ, अगर असेट कंपनी का है तो ये जो असेट कंपनी का है उसका टाइटल, ओनरशिप किसका होना चाहिए? आपका, मेरा, ऑडिटर का? नहीं ना, ये टाइटल कंपनी का ही होना चाहिए। इट शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी, राइट? सो तीसरा रिपोर्टिंग जो हम लोग करेंगे वो करेंगे विथ रिगार्ड्स टू द टाइटल ऑफ द असेट, कि ये जो असेट कंपनी ने ओन करके रखा है दैट इज इन द नेम ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, बराबर? ऑलराइट, ये बच्चों यहाँ तक पहले वाले कारों में भी था और अभी भी है। सो ABC ओल्ड पॉइंट्स है, कारो 2016 में भी था और कारो 2020 में भी है। कारो रिपोर्टिंग बहुत टाइम से है, 2003, 2007, 2010, 15, 16, अब जाकर के चल रहा है कारो 2020। ठीक है, तो ये पहले भी था अभी भी है, कोई टेंशन नहीं। ये दोनों ही पॉइंट पहले नहीं थे रिपोर्टिंग में। एडिशनली अभी अभी जैसे जैसे कोई नया केस होता जाता है ना बच्चों, वैसे वैसे ही गवर्नमेंट को लगता है कि यार इस पर भी रिपोर्टिंग कर लेते, इस पर भी रिपोर्टिंग कर लेते।
तो वो लोग एडिशनली ऐड करते जाते हैं रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बात करते हैं रीवैल्यूएशन के ऊपर। रीवैल्यूएशन ऑफ बोथ द असेट्स टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल। देखो बच्चों क्या कहते हैं वो लोग, अगर रीवैल्यूएशन प्लस और माइनस 10% और मोर हुआ है, सो अगर कोई असेट है 10 रुपए का, उस 10 रुपए के असेट को मैंने 12 रुपए पे रिवैल्यू करके बताया है, मतलब मेरा रिवैल्यूएशन 20% से हुआ है। रिवैल्यूएशन 20% से हुआ है। हाँ जी, बराबर है। सो ये रिवैल्यूएशन जो प्लस और माइनस ज्यादा या कम 10% से ज्यादा का रिवैल्यूएशन मुझे मॉनिटर करके बताना है फॉर ईच एंड एवरी क्लास ऑफ असेट, फॉर एवरी क्लास ऑफ assets। बेनामी प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेनामी का मतलब ये नहीं है गुमनाम है, नहीं। बेनामी का मतलब है यहां पे टाइटल इज डिस्प्यूटेड अंडर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब यहां पे डिस्प्यूट चल रहा है। मैम अगर डिस्प्यूट नहीं चल रहा है तो, प्रोसीडिंग्स नहीं चल रहा है तो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। सो बेनामी प्रॉपर्टी में रिपोर्टिंग करने के लिए डिस्प्यूट या प्रोसीडिंग्स होना जरूरी है। अंडर विच एक्ट? अंडर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीजें रिपोर्ट करेंगे? हम लोग 5 चीजें रिपोर्ट करेंगे, PPTRB। सो बिना देख करके याद करने की कोशिश करो क्या क्या था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में PPTRB, P स्टैंड्स फॉर, जोर से, फिजिकल वेरिफिकेशन एटलीस्ट वंस इन 3 years। दूसरा वाला P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर records। प्रॉपर records of what? Tangible as well as intangible assets। T stands for title deed। R stands for revaluation of assets। PPTRB। B stands for बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर कोई डिस्प्यूट या केस चालू है, सो डिस्प्यूट अंडर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। समझ गए 5 के 5? चलो किताब में जाकर के इसको रेफर कर लेते। Here you go। Reporting clauses under para number 3 of the order। Which order? कार। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्लीज पेन से लिख दो यहाँ पे tangible plus intangible, it include both। matter shall be recorded in the auditor's report। पहला records, the company is maintaining adequate records showing the full particulars of the quantitative details and the situation of PP, and this includes intangible। physical verification, so auditor should report कि कंपनी क्या मैनेजमेंट in a regular interval of time are verifying the assets। अगर एनुअल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वंस इन अ स्पैन ऑफ 3 years। अंडरलाइन करो, लिखो, MCQ में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, जब भी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब हमारे बुक्स में कोई एसेट दिख रहा है 3 करोड़, बट रियली जब भी हम लोग वेरिफिकेशन करने गए हमको तो मतलब ऐसे भंगार जैसी क्वालिटी में दिख रहा है एसेट, तो उस टाइम पे जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, उस डिस्क्रिपेंसी को कैसे नोट किया है या फिर कैसे डील किया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो रेफर करना है। नेक्स्ट इज टाइटल डीड। टाइटल डीड देखो, कंपनी का एसेट है तो कंपनी के नाम पे होना चाहिए। वेदर द टाइटल डीड ऑफ ऑल द अंडरलाइन द वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों यहाँ पे मैं ना ही मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही हूँ, ना ही इनटैंजिबल्स के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद के बारे में बात कर रही हूँ। ओनली इमूवेबल, ओनली इमूवेबल आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी ओनली। बट हाँ, अगर किसी का डिस्क्रिप्शन अलग है, ग्रॉस वैल्यू अलग है, प्रमोटर के नाम पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी होल्ड की है, तो उसका डिटेल्स हमको देना है। ये 3 चीजें पहले भी थी, अभी भी है। 4th पॉइंट, रीवैल्यूएशन।
अगर कंपनी ने अपना पीपीई रीवैल्यू किया है, या फिर असेट जिसका राइट ऑफ यूज हमारे पास है, या फिर इंटेंजिबल रीवैल्यू किया है, एंड उस रीवैल्यूएशन का फिगर प्लस और माइनस 10%, उन्होंने बोला चेंज का मतलब क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो प्लस और माइनस 10% और मोर अगर हुआ है एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ असेट और पीपी, तो हमको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम लोगों ने वेरीफाई किया मशीनरी का जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस 10% हुआ है। समझ में आया? पक्का श्योर? नेक्स्ट इज बेनामी प्रॉपर्टी। वर्ड्स पे ध्यान दो, प्रोसीडिंग्स फॉर होल्डिंग बेनामी। प्रोसीडिंग डिस्प्यूट केस चालू होना चाहिए। अगर केस नहीं है तो आपको रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम अगर टाइटल किसी और के नाम पे है, मतलब ये गुमनाम है, तो बॉस नॉट रिक्वायर्ड। मेकिंग सेंस? सो वेदर एनी proceedings, dispute, litigations have been initiated or which are pending, इस साल में शुरू हुआ है या केस चालू है against the company for holding any बेनामी property under बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर। मेकिंग सेंस? पक्का श्योर? डन डन। टाइटल डीड सिर्फ रिमूवेबल प्रॉपर्टीज का, बाकी सब टैंजिबल एज वेल एज इंटैंजिबल का। रीवैल्यूएशन प्लस और माइनस 10%, वो भी इंडिविजुअल या क्लास ऑफ असेट। एकदम चोको लगे। परफेक्ट। चल, आई एम गिविंग यू माइक्रो सेकेंड, आई एम गिविंग यू 30 seconds टू रीड दिस कंसेंट। यहां से लेकर के यहां तक 30 seconds लो, रीड करो इसको। और उसके बाद वो हो चुका, अब 30 seconds लो, इसको रीड करो पूरा देयर अंडर तक, एक बार फटाक से रीड कर दो। सो यहाँ पे बच्चों हमारा पहला रिपोर्टिंग एज वेल एज एप्लीकेबिलिटी और इंट्रोडक्शन श्री गणेश हो चुका है ऑफ कारो 2020। सो आज के दिन के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट फोर्थ कमिंग क्लास गाइज वी आर गोइंग टू डू क्लॉज नंबर 2 से रिपोर्टिंग का पॉइंट्स। ऑलराइट, सो आज आपके लिए रिक्वायरमेंट है, प्लीज कारो रीड करके आना, इन्फोसिस का रिपोर्ट डाउनलोड करके प्रिंट लेकर के आना, ठीक है? सो अब हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में। टिल देन यू ऑल कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ फैंटास्टिक डे और इवनिंग अहेड। Be safe, take care, bye bye.